दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार की मिट्टी से निकले एक ऐसे सितारे थे जिनकी सादगी और सिद्धांतों की चमक आज भी लोगों के दिलों को रोशन करती है। उनकी जिंदगी सादगी, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पण की एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर कोई ना कोई प्रेरक कहानी लिखी है। इनमें से दो कहानियां उनके बहनोई को नौकरी से इनकार और पिता के अपमान के बाद क्षमादान उनके चरित्र की गहराई और नैतिकता की मिसाल पेश करती हैं। तो आइए इन दोनों किस्सों को उनके जीवन के उस दौर की पृष्ठभूमि के साथ विस्तार से बुनते हैं ताकि आप उनके व्यक्तित्व को और करीब से महसूस कर पाएं। ये बात 1970 की है। स्थान बिहार की राजधानी पटना। गर्मियों का एक उमस भरा दिन था। मुख्यमंत्री आवास में हल्की फुल्की हलचल थी। कर्पूरी ठाकुर जी, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, अपने छोटे से कमरे में बैठे हुए कुछ कागजात पढ़ रहे थे। उनका कमरा सादगी का एक जीता जागता नमूना था। एक पुरानी मेज, कुछ कुर्सियां और दीवार पर गांधी जी की एक सादी सी तस्वीर लगी हुई थी। कोई आलीशान सजावट नहीं थी, कोई शाही ठाठ नहीं था। बाहर गलियारे में कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, जिनमें से एक थे उनके बहनोई राम प्रसाद। राम प्रसाद एक साधारण आदमी थे। वो कर्पूरी ठाकुर से मिलने आए थे। उनके चेहरे पर थोड़ा सा तनाव था, लेकिन उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक भी थी। उन्हें लग रहा था कि बिहार के सबसे ताकतवर शख्स के पास वो आए हैं, उनसे मिलने आए हैं, तो यहाँ पर उनकी उम्मीद पूरी होगी। राम प्रसाद का इरादा था कि वो कर्पूरी से अपने लिए एक नौकरी की सिफारिश मांगे, क्योंकि गांव में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और परिवार का पेट पालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उन्हें यकीन हो चला था कि कर्पूरी, जो उनके रिश्तेदार हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी मदद ज़रूर करेंगे। कर्पूरी ने जब राम प्रसाद को देखा तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए राम प्रसाद जी, बैठिए। गांव में सब ठीक है ना? उनकी आवाज़ में वही आत्मीयता थी जो वो अपने हर करीबी के लिए रखते थे। राम प्रसाद ने थोड़ा झिझकते हुए बात को शुरू किया। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, सब ठीक तो है, लेकिन घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। सोचा आपसे बात करूं। अगर कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो परिवार थोड़ी राहत में रहेगा परिवार, ऐसा झिझकते हुए कहा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्पूरी ने अपनी नजरें कागजात से हटाकर राम प्रसाद की ओर डाली। उनकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन चेहरा शांत। वो कुर्सी से उठे, अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से 50 रुपए निकाले। और वो उस समय बहुत कीमती थे और कर्पूरी के पास भी ज़्यादा नहीं होते थे। उन्होंने रुपए रामप्रसाद की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो रामप्रसाद, ये लो, जाओ बाजार से एक अच्छा सा उस्तरा खरीद कर ले आओ और अपना पुश्तैनी धंधा शुरू कर दो। रामप्रसाद स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि कर्पूरी एक चिट्ठी लिख देंगे, किसी अधिकारी को फ़ोन कर देंगे और उनकी नौकरी तो पक्की हो जाएगी। लेकिन उस तरह पुश्तैनी धंधा? वो समझ गए कि कर्पूरी उनके परिवार के नाई के पेशे की बात कर रहे थे, जो उनकी जाति का पारंपरिक काम था। राम प्रसाद का चेहरा लाल हो गया। उन्हें लगा कि शायद कर्पूरी मजाक कर रहे हैं। उन्होंने हकलाते हुए कहा, मैं तो नौकरी की बात कर रहा था। आप तो मुख्यमंत्री हैं और आपके लिए तो ये एक छोटा सा काम है। कर्पूरी ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। उनकी आवाज़ में अब एक दृढ़ता थी जो उनके सिद्धांतों को दर्शाती थी। राम प्रसाद, मैं मुख्यमंत्री हूं, यह सच है, लेकिन यह कुर्सी मेरी नहीं, बिहार की जनता की है। अगर मैं अपने परिवार के लिए इस कुर्सी का इस्तेमाल करूंगा तो उन लाखों गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो मेहनत और हक से नौकरी पाने की उम्मीद रखते हैं। तुम मेरे रिश्तेदार हो, लेकिन मेरे लिए तुम और बिहार का हर गरीब आदमी बराबर है। राम प्रसाद की आंखें नीचे झुक गईं। उन्हें समझ आ गया कि कर्पूरी का यह जवाब सिर्फ एक इनकार नहीं, बल्कि उनकी सादगी का एक उसूल था। कर्पूरी ने आगे कहा, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, मदद कर सकता हूं, लेकिन सिफारिश नहीं कर सकता। मेहनत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने दम पर आगे बढ़ो, यही तुम्हें मेरी सलाह है।
रामप्रसाद चुपचाप उठे और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उनके मन में कर्पूरी के प्रति सम्मान और बढ़ गया, लेकिन साथ ही एक हल्का सा दुख भी था। ये कहानी जल्द ही पटना के राजनीतिक गलियारों में फैल गई। कुछ लोग कर्पूरी की तारीफ करते तो कुछ कहते कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन कर्पूरी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए सिद्धांत सर्वोपरि थे। वो जानते थे अगर उन्होंने रामप्रसाद को नौकरी दिलवा दी तो ये उनके असूलों के खिलाफ होगा जिनके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई थी। इस घटना ने कर्पूरी की छवि को और मजबूत किया। वो न सिर्फ एक नेता थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो अपने परिवार को भी जनता से ऊपर नहीं मानते थे। उनकी ये सादगी और निष्पक्षता ही जिससे उन्हें जननायक बनाया था। अब एक और कहानी आपको बताता हूँ। ये बात 1977 की है। स्थान कर्पूरी ग्राम, बिहार, समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर जिले का कर्पूरी ग्राम एक छोटा सा गांव था जहाँ कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। 1977 में जब कर्पूरी दूसरी बार बिहार के सीएम बने तो उनका गांव गर्व से झूम रहा था। लेकिन इस गर्व के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने कर्पूरी के धैर्य, उदारता और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी गहरी समझ को उजागर किया। कर्पूरी के पिता एक साधारण नाई थे। भले ही उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन गया था, लेकिन उनके पिता ने कभी अपना पुश्तैनी पेशा नहीं छोड़ा। वो गांव में लोगों के बाल काटते, दाढ़ी बनाते और अपनी मेहनत से अपना गुजारा करते। उनकी सादगी ऐसी थी कि वो कभी अपने बेटे की ताकत का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन गांव के कुछ दबंग जमींदारों को ये बात खटकती थी। उन्हें लगता था कि कर्पूरी ठाकुर के पिता साधारण जीवन उनके बेटे की शक्ति को कम आंकता है। एक दिन गांव के कुछ जमींदारों ने उनके पिता को अपमानित करने की साजिश रची। ये उस समय की बात है जब बिहार में सामंती व्यवस्था हालांकि बहुत ज़्यादा मजबूत थी, आज भी ऐसी व्यवस्था है, और निचली जातियों को अक्सर दबंगों के अत्याचार सहने पड़ते थे। जमींदारों ने कर्पूरी ठाकुर के पिता को अपने खेत में बुलाया और उनसे कुछ काम करवाने की बात कही। जब कर्पूरी के पिता वहां पहुंचे तो जमींदारों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अरे तेरा बेटा तो मुख्यमंत्री है और तू अभी भी उस तरह से बाल काट रहा है। चल हमारे खेतों में काम कर, तुझे कुछ पैसे दे देंगे। वो चुप रहे। वो जानते थे कि ये लोग सिर्फ उनका अपमान करना चाहते हैं। उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया और वापस लौटने लगे। लेकिन जमींदारों ने उन्हें रोक लिया और धमकी दी, और ऐसे होते होते बात बढ़ गई और कुछ लठैतों ने कर्पूरी ठाकुर के पिता को धक्का दे दिया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और स्थानीय पुलिस तक बात पहुंची। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और उन लठैतों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला बहुत गंभीर था। कर्पूरी ठाकुर के पिता के अपमान की खबर पटना तक पहुंची और जब कर्पूरी को इस अपमान की घटना का पता चला तो गहरे दुख में डूब गए। उनके लिए ये न सिर्फ उनके पिता का अपमान था, बल्कि उस सामंती व्यवस्था का एक प्रतीक था जिसके खिलाफ वो पूरी जिंदगी लड़े थे। उनके सहयोगियों और समर्थकों ने मांग की कि जमींदारों और लठैतों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए, और कुछ लोगों ने तो ये तक भी कह दिया कि कर्पूरी को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन कर्पूरी ने कुछ और ही फैसला लिया था। उन्होंने जिला प्रशासन को फ़ोन किया और कहा कि उन लोगों को छोड़ दो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। उनके करीबी एक सहयोगी ने पूछा, कर्पूरी जी, ये लोग आपके पिता को अपमानित कर रहे थे, फिर आप उन्हें सजा क्यों नहीं देना चाहते हैं? कर्पूरी ठाकुर ने जवाब दिया, मेरे पिता का अपमान हुआ, ये दुख की बात है, लेकिन बिहार के लाखों गरीब और शोषित लोग रोज ऐसा अपमान सहते हैं। क्या मैं हर किसी के लिए सजा की मांग करूंगा? अगर मैं अपने पिता के लिए बदला लूंगा तो मैं उन लोगों से अलग कैसे रहूंगा जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं? कर्पूरी ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि लोग समझें कि अपमान करने से ज़्यादा बड़ा है क्षमादान। अगर हम इन लोगों को माफ़ कर देंगे तो शायद उनके दिल में बदलाव आए, और अगर नहीं आया तो भी हमने अपने उसूलों को नहीं छोड़ा है। उनकी बात सुनकर सभी चुप हो गए। जमींदारों और लठैतों को बिना किसी सजा के छोड़ दिया गया। इस घटना ने
कर्पूरी ठाकुर की उदारता और क्षमाशीलता को पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना दिया। वो चाहते तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकते थे। लोग कहते थे कि कर्पूरी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक संत थे जिनके लिए सत्ता का मतलब सेवा था, बदला नहीं। उनके पिता ने भी अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व महसूस किया। उन्होंने कहा, मेरा बेटा सही है, अपमान सहना आसान है लेकिन माफ करना सबसे मुश्किल है। तो दोस्तों, ये दोनों कहानियां बहनोई को नौकरी से इनकार और पिता के अपमान के बाद क्षमादान कर्पूरी के जीवन के दो अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वर्तमान राजनीतिक जीवन में ऐसे नेताओं की कितनी ज़रूरत है इस विषय पर अपनी राय ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।